हेलो डियर्स, आज हम IBA 5 to 15 ग्रेड इंटरमीडिएट की टेस्ट जो 24 जून को हुई थी उसका मैथ का पोर्शन सॉल्व करेंगे। देखें, इनमें जो मैथ के क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएंगे, तो इसके बाद हम मैट्रिक वाली जो टेस्ट वो अनाउंस करेंगे तो उसके क्वेश्चन भी आसानी आप कर जाएंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, देखें वो क्वेश्चन कैसे होता है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखें, द वैल्यू ऑफ log 927 ये log को एक्सपोनेंशियल में सिखाना और एक्सपोनेंशियल को log में सिखाना मैंने आपको सिखाया था, लेकिन अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। देखें, ये होता है log और 3 5 इक्वल x। मिसाल के तौर पे मैं इसे लिखूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये चीज़ मालूम करनी है, तो log को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले ये नीचे वाला नंबर है ना, बेस, इसे हम देंगे यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और इक्वल की जो परली तरफ जो भी चीज़ होगी उसे हम इसको पावर में रखेंगे। अभी ये भी आ गया नंबर और ये भी आ गया, बाकी बचा 5, तो 5 को हम x की जगह पे लेकर जाएंगे। तो 5 सबसे पहले log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का तरीका ये है। अगर लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर जाएंगे तो फिर तो ये आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन कौन सा था, देखें, log 9 और ये 27 इक्वल, यहाँ पे हम x दे देते हैं जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में इस तरीके से चेंज कैसे करें। यहाँ पे दे दिया 27, ठीक है, और जो इक्वल की परली तरफ हो उसे हम पावर दे देंगे, और ये 9 हमने परली तरफ ले लिया। अब ये जो चीज़ है ये आप सीखें। देखिए, मैं चाहता हूँ कि बेसिक से ही वो चीज़ें सीखें। अगर किसी को इस लॉगरिथम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं तो वो भी ये आसानी से क्वेश्चन कर जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में लाने का तरीका तो ये है। अब ये फाइंड करना है x। अब x कैसे फाइंड करेंगे, देखें, x फाइंड करने का तरीका ये है और कोई भी तरीका नहीं है। सबसे पहले हम बेस दोनों के एक जैसे करेंगे। अगर ये बेस एक जैसे हो गए तो हम ये हल कर सकेंगे, बाकी इसका और कोई भी तरीका नहीं है फाइंड करने का। बेस अभी यहाँ पे देखो 27 है, वहाँ पे 9 है, तो बेस एक जैसा तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 27 है, यहाँ पे मैं इसको लिखूँ 3 3 और 3 दफ़ा 3 लिखूँ, ऊपर पावर x दे दूँ। तो देखें, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आएगा। 3 टाइम 3 इज़ 9 और 9 टाइम 3 इज़ 27 ही आएंगे। और यहाँ पे लिखे हुए 9, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 3, 2 दफ़ा 3, तो 3 टाइम 3 इज़ 9 ही आएंगे। अब ये क्या करें कि 3 हमें कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुए, 3 दफ़ा, तो इसको पावर 3 दे दिया, और यहाँ पे x और यहाँ पे 3 का पावर 2 दे दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेस एक जैसा करना है और कोई तरीका नहीं है कि जो चीज़ पावर में हो उसे हम फाइंड करें, उसका कोई हल नहीं है। तो अब यहाँ पे ये पावर में आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेंगे 3x, क्योंकि 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और वहाँ पे वो जो 3 था इसके ऊपर पावर तो 2 हो गया। अभी इसको करने से हुआ क्या कि हमारे बेस एक जैसे हो गए, और हमें पता है जब बेस एक जैसे हों तो पावर आपस में इक्वल होते हैं, यानी 3x इक्वल टू 2। जब बेस एक जैसे हों फिर पावर इक्वल करेंगे। यहाँ पे हम पावर इक्वल नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं थे, तो यहाँ पे ये बेस सेम हो गए, अब पावर आपस में इक्वल हो गए। अब 3 यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। देखें, यहाँ पे इस 3 इसके x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू 2/3 ये आ गया। इसको तो टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि अगर इसको 2 का लगाएंगे तो इसको तो नहीं लग रहा, तो ये हो गया इसका आंसर। तो यानी log 927 इक्वल इसका जो आंसर होगा x का वो 2/3 होगा। तो इस बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। चलिए 42 पे चलते हैं, देखें 42 कैसे होता है। अब यहाँ पे मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो रखी थी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने सारी सिखाई थी। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू आएगी तो आप वो हाथ की ट्रिक से निकाल सकेंगे।
तो आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके वैल्यू बहुत सारे होते हैं, याद करने पड़ते हैं। तो या तो आप याद करें या वो ट्रिक से आप उसको समझ लें। तो अभी हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 डिग्री की कौन सी वैल्यू होती है 1/2। अब ये 1/2 कहाँ से आई, ये टेबल में से आई, और टेबल की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ इसको मैं स्क्वायर दे देता हूँ। वो क्यों दिया, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू लिखकर उसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर दे दिया, और ये प्लस, ये वाला प्लस दे दिया। ठीक है, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, ये भी होता है 1/2 के, तो इसको भी हमने स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर हल करूंगा तो 1/4 आएगा। ठीक है, प्लस, और इसका स्क्वायर हल करूंगा तो ये भी 1/4 आएगा, दोनों 1/4 आए। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम का तरीका क्या होता है, जब बेस सेम हो तो बिल्कुल इजी तरीके से वो एक ही नंबर कर दें, और ऊपर वाले नंबर वही के वही लिखें, और बीच में अगर प्लस हो या माइनस तो वो भी वही का वही दे दें। अब 1 और ये 1 कितने होंगे, यहाँ पे हो गए 2 और नीचे हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हम टेबल लगाना चाहें तो 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आंसर, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1/2। तो ये 1/2 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का। तो 1/2 यानी डी ऑप्शन इसका सही है, 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया। चलिए 43 पे चलते हैं। देखिए 43 कैसे होता है। 43 क्वेश्चन देखें, द 330 पिगोन्स आर फ्रिक्शन ऑफ पिगोन्स 990। अभी फ्रिक्शन का आपको पता है, जो चीज़ें डिवाइड में हुई हो, यहाँ पे लिखेंगे 330 और नीचे लिखेंगे 990। बस इसको टेबल लगाते जाएं, वहाँ तक टेबल लगाएंगे जहाँ तक आगे टेबल नहीं लगे। तो इसमें एक इजी चीज़ क्या होती है, अगर यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 तो ये कट गया, ऊपर बचेंगे 33 और नीचे बचेंगे 99। ये तो बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे 33 का ही टेबल लगाए तो लग जाएगा। देखिए 33 का इसको 1 दफ़ा और 33 का इसको 3 मरतबा लगेगा, तो यहाँ पे आ गया 1/3। तो 1/3 इसका आंसर है। तो 1/3 इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। बस इसको टेबल फ्रैक्शन बोले और उसको बस आप टेबल लगाते जाएंगे, जो आंसर आएगा वो हमें ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। देखिए 44 कैसे, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, द इम्प्रॉपर फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन हर तकरीबन पेपर में आया है। प्रॉपर फ्रिक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रिक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। प्रॉपर वो होता है जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो, ये होता है प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर वो होता है जिसका ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, तो वो इम्प्रॉपर होता है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, द इम्प्रॉपर फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट। इनमें से जो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है वो बताएं। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो ये तो प्रॉपर हुआ। इम्प्रॉपर वो होगा जो ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, तो ये ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ये होगा इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, ये हो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। देखिए वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखें, द वैल्यू ऑफ z, हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है इन 2z/5 प्लस 21/3 इक्वल टू 9 इज, यानी इसमें से इसको हल करें तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी, बस वो फाइंड करके दिखाएं। अब ये थोड़ा हल होगा। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा 2z/5 और प्लस 21/3 इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे ये समझिए मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालनी है, नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम 3 इज़ 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको इसके साथ करेंगे तो जेड के साथ तो नहीं होगा, 2 के साथ होगा, 2 टाइम 3 6 और जेड प्लस, और यहाँ 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अगर 5 से हो तो 100 तो वो हो गया और 5 ये, यानी 105 बचा और यहाँ पे ये 9 बचे।
यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब जो भी नंबर हैं सबको परली तरफ लेकर जाना है और सिर्फ z बचाना है। तो यहाँ पे ये डिवाइड में था तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6z प्लस 105 और ये 9 मल्टीप्लाई 15 हो गया, यहाँ हो गया। और 6z लिखा, तो इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? तो हमारा आंसर जो आएगा 135 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। देखें अब यहाँ पे तो 6z लिखा और ये 105 कहाँ गया? ये प्लस का था। अगर इसको हम परली तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का बन गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा ये 6z इक्वल 135 में से 105 जाएंगे तो सिर्फ 30 बचेंगे, यहाँ पे 30 बचे। अब देखें हमें z फाइंड करना है, तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना तो उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई चीज़ हो ना डिवाइड में कोई चीज़ हो, तो इसके साथ 6 मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। यहाँ पे ये 30 डिवाइड बाय 6, तो 6 टाइम 1 is 6, 6 टाइम 5 is 30, तो z इक्वल टू यहाँ पे बचा 5, तो 5 इसका आंसर आया। यानी z का आंसर क्या आया? 5। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन हमारा 5D है वो सही है कि 5 आंसर है इसका, कि z की जगह पे कौन सा नंबर रखें जो इसको हल करें तो 9 आंसर आए, तो ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 में देखें क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ 1300 एंड 2600, तो इसको हम फ्रैक्शन में अगर टेबल लगाते जाएं इज इक्वलेंट टू, तो इनमें से क्या आंसर आएगा, यानी इनमें से कौन सा वो आंसर आएगा। तो टेबल पहले तो इसको सिंपल करें, यानी जितना टेबल लगता है वो लगाते जाएं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, ये लिखा और ये 2600 भी लिखा। अभी 2 0 यहाँ से कट गए, बाकी बचे 13 और नीचे बचे 26। तो 13 का टेबल है, इसको एक दफ़ा लगेगा, इसको 2 दफ़ा लगेगा, क्योंकि 13 टाइम 2 is 26 होगा। तो यहाँ पे बचा 1/2। अभी आपको पता है 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए करते हैं इसको डिवाइड, यानी 2 को डिवाइड करें किसके साथ? 1 के। अब 2 का टेबल 1 पे तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट दे दिया तो ये 0 आ जाएगा। सही है। अभी 2 टाइम 5 इज़ 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0.5 इसका आंसर आया, 0.5। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका 46 का आंसर है। तो चलिए 47 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 47 देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 60, यानी 60 में से 25% कितने होंगे पैसे। 60 रुपीज़ में किसी को 25% पैसे दें तो कितने देंगे, पहले तो वो मालूम करें। और उसके बाद 15% ऑफ 80, अगर 80 रुपीज़ में किसी को 15% दें तो वो पैसे कितने होंगे। तो वो दोनों पैसे जो मिल जाएं, इसके पैसे यहाँ पे रखेंगे, इसके पैसे यहाँ पे रखेंगे और इस वाले पैसों में से ये माइनस करेंगे, तो इसमें से क्या आंसर आएगा वो बताएं। अभी ये परसेंटेज का प्रॉब्लम है, मैंने परसेंटेज आपको सिखाई थी, उसका बस मैंने बार बार बोला था कि एक ही फार्मूला है, पार्ट अपॉन होल, परसेंटेज अपॉन 100। ये याद कर ले, इसमें से कोई सी भी चीज़ होगी ये आपको निकाल के देगा। अगर पार्ट पूछेगा उसका हिस्सा कितना होगा वो भी निकाल के देगा, टोटल पैसे पूछेगा वो भी निकाल के देगा, किसी की परसेंटेज पूछेगा वो भी निकाल के देगा। इसीलिए ये फार्मूला बड़े काम का है। तो यहाँ पे देखें टोटल पैसे तो 60 थे, यहाँ पे 60 टोटल पैसे थे और परसेंटेज कितनी थी 25, यानी टोटल पैसे यानी होल और परसेंटेज भी हमें मिली हुई है, पार्ट मालूम करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पार्ट, टोटल पैसे कितने हुए हमारे 60, ठीक है, और परसेंटेज कितनी थी 25 और डिवाइड बाय 100। अभी जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, मैंने बोला था ना तो उसके साथ डिवाइड में कोई चीज़ हो ना मल्टीप्लाई में कोई चीज़ हो, तो डिवाइड यहाँ पे तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई करेगा। तो 25 मल्टीप्लाई 60 और डिवाइड बाय 100। अभी इसको आप हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एक 0 यहाँ से ख़त्म, एक 0 यहाँ से ख़त्म, बिल्कुल इजी तरीके से सीखें। यहाँ पे बचे 25 और यहाँ पे बचे 6
और ये 10, क्योंकि एक ज़ीरो ख़त्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे और टेबल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। देखें 5 का टेबल अगर यहाँ पे हम लगाया तो 2 दफ़ा लगेगा, और 5 का टेबल 25 पे 5 दफ़ा लगेगा, तो यहाँ पे फिर छोटा हो गया, ये 5 बचा मल्टीप्लाई 6 बचा और नीचे 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे और टेबल लगाए 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 3 is 6 हो गया, तो ये नीचे वाला तो ख़त्म हो गया, नीचे 1 बचा, यहाँ पे ये 5 बचा और वहाँ से 3 बची, दोनों नंबर बचे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 टाइम 3 इज़ 15 हो गए। तो अगर 60 में से, यानी 60 में से किसी को 25% पैसे दे तो उसको 15 रुपये देंगे, यानी 15 रुपीज़ देंगे। ठीक है, ये एक का आंसर हमारा आ गया। चलिए अब दूसरे की निकालते हैं। तो एक की मिली हमने 15 मिला एक का आंसर। अब दूसरे का कौन सा था? 15% ऑफ 80, यानी 80 का 50% कितना होगा? तो ये भी उसी पे ही करे, पार्ट अपॉन होल एंड परसेंटेज अपॉन 100। तो पार्ट हमें मालूम करना है, होल हमारे पास क्या है 80, और परसेंटेज कितनी है 15 डिवाइड बाय 100। तो देखें पार्ट ये जो हमें मालूम करना है उसके साथ ना नीचे कुछ हो ना मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड वाली चीज़ जब मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे हम लिख कर जाएंगे, और डिवाइड में ये 100। तो पार्ट ये यहाँ पे लिखा, 0 0 में कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 15 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे टेबल लगाए हम, 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 3 इज़ 15। तो अब क्या बचेगा? यहाँ पे 3 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 बचा और नीचे 2 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 4 इज़ 8, यानी फाइनल हमारे पास बचे पार्ट में देखिए 3 और 4, नीचे तो 1 हो गया, 3 एंड 4, तो 3 टाइम 4 इज़ हमारे हो गए 12 हो गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसका आंसर निकालें, इसका भी आंसर निकालें, फिर इस आंसर में से इसको क्या करेंगे माइनस। तो एक तो हमने आंसर 15 निकाला था, तो 15 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला हमारा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, द डेसिमल फ्रैक्शन 33 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू बाइनरी इज। ये भी क्वेश्चन बार बार आया है। देखें बाइनरी नंबर जब भी आए तो उसमें 2 नंबर यूज़ होते हैं, कौन से? एक 0 और एक 1, बस यही नंबर यूज़ होते हैं, 0 1 0 1, बस यही यूज़ होते हैं। ठीक है, बाइनरी यानी 2 नंबर, उसमें एक होता है 0, एक होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये 33 है, इसको अगर हम बाइनरी नंबर में चेंज करें तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा, बस वो बताएं हमें। तो इसकी सीधी सादी एलसीएम निकालेंगे हम। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 33। ठीक है, अभी 33 को टेबल हमें बाइनरी सिस्टम में कितने नंबर होते हैं? 2, तो सिर्फ इसको 2 का टेबल ही लगाएंगे और कोई भी नहीं लगाना, भले उसको टेबल लगे या नहीं लगे, लगाना 2 का ही है। तो यहाँ पे 2 का लगाए, 2 टाइम 1 इज़ 2, और यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगी 13, और 2 टाइम 6 इज़ 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि 13 थे, 1 बच गया। तो फिर 2 का लगाए, 2 टाइम 8 इज़ 16, तो यहाँ पे 0 बचेगा, क्योंकि पूरा टेबल लगा तो 0, यहाँ पे 1 बचा था। तो फिर 2 का लगाए, तो 2 टाइम 4 इज़ 8, यहाँ पे भी 0 बचेगा। 2 टाइम 2 इज़ 4, यहाँ पे भी 0 बचेगा, और यहाँ पे देखें 2 टाइम 1 इज़ 2, यहाँ पे भी 0 बचा। अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं? यहाँ से नीचे वाले से हम इसे ऊपर जाएंगे, यानी यहाँ था 1, ये लिखा 1, और ये 0 लिखा, फिर ये 0 लिखा, फिर ये 0 लिखा, फिर ये 0 लिखा, आखिर में ये 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये किसका आंसर था कि ये 33 जो था इसको हमने चेंज किया बाइनरी में, तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही है 48 में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया।
तो क्वेश्चन नंबर 49 देखें, द वैल्यू ऑफ 27 अपॉन 169 मल्टीप्लाई 169 अपॉन 123 123 अपॉन 108, यानी ये बोल रहा है इन सबको आपस में जो हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा। अभी हमें पता है देखें कि ऊपर जो नंबर हो नीचे सेम नंबर हो तो ये दोनों कट जाते हैं, यानी उसका आंसर आता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें नीचे ये यहाँ पे हल हो जाएगा 169, ये नीचे है कट गया, ये ऊपर है कट गया, ये 123 नीचे है कट गया, ये ऊपर है कट गया, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों नहीं कट रहे क्योंकि यहाँ पे एक जैसे नहीं है। तो बाकी बचेंगे क्या, यहाँ पे मैंने लिखा 27 और नीचे लिखा 108। तो अब यहाँ पे इसको टेबल लग रहा है, देखें 27 का टेबल अगर इसको लगाएं तो कितनी बार लगेगा। तो 27 का टेबल देखें, 2 दफ़ा अगर 27 का टेबल लगाएं 2 दफ़ा तो 27 और 27 54 हो जाएंगे। ये 2 दफ़ा टेबल था। अगर 4 दफ़ा यानी 54 और लिखें तो देखें यहाँ पे हो गए जाएंगे 8 और ये 10 हो जाएंगी, तो 108, यानी इसको 4 मरतबा लगेगा। तो 27 का 1 दफ़ा टेबल, यहाँ पे 4 दफ़ा, तो आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 1/4 आंसर हो गया 49 क्वेश्चन का। तो चलिए 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 50 क्वेश्चन देखें, यहाँ पे ये सेट से हमारा क्वेश्चन आया है। यहाँ पे ये बोल रहा है इफ़ ए बराबर, यानी ए की जो मेंबर हैं वो क्या है 1 2 3 6 एंड बी के मेंबर हैं 2 3 4 5 7। ये ए के मेंबर हैं और ये बी के मेंबर हैं। तो अगर बी डिफरेंस ए करे तो आंसर क्या आएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे देखें, हल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि बी डिफरेंस ए, तो सबसे पहले हम बी के मेंबर लिखें। तो बी के मेंबर कौन से हैं, यहाँ पे देखें ये बी के मेंबर हैं 2 3 4 5 7। यहाँ पे हमने लिखे 2 3 4 5 7 और डिफरेंस दे दिया। ए के मेंबर कौन से हैं, यहाँ पे 1 2 3 6, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 6। अब बी डिफरेंस ए, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस की मीनिंग क्या होती है, दोनों में एक जैसे नंबर आप काट दें, जो दोनों में एक जैसे हैं उसे आप ख़त्म कर दें। अब हम दोनों में जो एक जैसे होंगे उसे ख़त्म कर देंगे। तो 2 2 में से देखिए कट गया, और यहाँ पे और कौन सा कट रहा है 3 3 में से कट गया, 2 भी कट गए 3। अब इस पहले सेट में कौन से नंबर बचे, यहाँ पे बचा 4 5 7, तो ये होगा हमारा आंसर 4 5 7। यानी डिफरेंस का मतलब होता है दोनों में एक जैसे नंबर काट दें, जो पहले में जो भी बचें वो होगा आंसर। इसमें बचें या नहीं बचें इससे ताल्लुकात हमारा नहीं होता, जो पहले सेट में बचेंगे वो होगा आंसर। अगर फॉर सपोज यहाँ पे ए डिफरेंस बी लिखा होता तो जो ए में बचेंगे वो होगा आंसर, जो पहले लिखा था वो बी था, इसीलिए जो बी में बचेंगे 4 5 7 ये होगा आंसर। तो ऑप्शन जो इसमें हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी 4 5 7, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 50 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, ये बोल रहा है रोशन बॉट बाइक 60,000, यानी रोशन जो है वो बाइक ले रहा है कितने में, 60,000 में, 60,000 में, सही। ही वांट टू सेल इट बाय मेकिंग 50%, वो उस बाइक को 15% यानी ज़्यादा सेल करके बेच रहा है, यानी 15% ज़्यादा करके वो बेच रहा है, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक, तो बाइक की प्राइस क्या होगी, बात वर्ड प्रॉब्लम को समझें। देखें 60,000 की बाइक थी, ठीक है, 15% ज़्यादा पैसे करके उसने बाइक बेच दी, तो वो 15% पैसे कितने होंगे वो इसमें ऐड करके रकम बताएंगे वो कितने जो है में वो बाइक उसने बेची। तो चलिए ये भी परसेंटेज का प्रॉब्लम है। देखें मैंने आपको क्या बोला था, एक ही फार्मूला है जो हमारे काम का था, कौन सा, पार्ट अपॉन होल और परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। अभी यहाँ पे पार्ट यानी होता है पैसों का हिस्सा, हिस्सा हमें मालूम करना है
क्योंकि 60,000 में 15% कितना हिस्सा हुआ तो ये मालूम करना है। और होल यानी कितने पैसे टोटल थे 60,000, ये 60,000 हमने लिखा। और परसेंटेज कितनी थी हमारी 15, यहाँ पे 15% थी और नीचे ये 100 दे दिया। अब इसको क्या करेंगे, देखें मैंने बोला था जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसके साथ ना नीचे में कोई डिवाइड में हो ना मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे लिखा 15 मल्टीप्लाई 60,000 और यहाँ पे 100। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये पैसे बताएगा कि 15% कितने होंगे पैसे। तो देखिए यहाँ पे 2 ज़ीरो ख़त्म हो गए, 2 ज़ीरो, ज़ीरो ऊपर नीचे हो आप ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे लिखा ये पार्ट, यहाँ पे लिखा 15 मल्टीप्लाई और ये 600, यहाँ पे ये लिखा हमने, सही। अब 15 को यहाँ से टेबल लगाएं, 15 को 6 से टेबल लगाएं तो 15 और 15 30 होते हैं, 2 के 30 तो 4 के 60 होंगे, तो 6 के कितने होंगे 90 होंगे यानी 90 होंगे। तो यहाँ पे ये 90 आ गया और ये 2 ज़ीरो अलग पड़े थे ये हमने लिख ली। तो कितने पैसे यानी 15%, 60,000 में 15% कितने पैसे होंगे 9,000 रुपये। 9,000 ज़्यादा पैसे करके उसने बेची। अब उसने ली कितने में थी 60,000 में, तो पैसे 15% के कितने हुए 9,000। अब ये दोनों प्लस करेंगे तो 60 और 9,000 यानी ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन जो होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सही है। 69,000 में उसने बाइक बेची। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये बात समझें, अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, मैंने एक ट्राइंगल बनाई, यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल बना दी, ट्राइंगल का नाम लिया, ट्राइंगल बना दी। देट हैज बेस जो उसका था वो 12 सेंटीमीटर है, यानी बेस नीचे वाला 12 सेंटीमीटर उसका बेस था। एंड एल्टीट्यूड जो था वो 6 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड किसे बोलते हैं, यानी यहाँ से जो एंगल से सीधी जैसे इसे हम लाइन निकालें, इसकी हम लाइन निकालें, इसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, ये होता है एल्टीट्यूड। तो इससे इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये बोल रहा है कि ट्राइंगल की एरिया कितनी होगी वो हमें बताएं। अभी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, ये फार्मूला है। अभी हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं, यानी एरिया मालूम करना है। यहाँ पे मैंने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना था 12, यहाँ पे 12 लिख लिए, मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कितना था 6 था 6। अभी ये डिवाइड में जाहिर सी बात है टेबल लगेगा, क्योंकि ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में पड़े। तो यहाँ पे 2 का टेबल इससे लगाएं या उससे लगाएं, बात है कि एक को लगाना है। 2 टाइम 1 इज़ 2 और 2 टाइम 6 इज़ 12। तो यहाँ बचेंगे 6 मल्टीप्लाई और ये 6 बचे, नीचे वाला 1 तो ख़त्म हो गया। अब 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 टाइम 6 इज़ 36 हो जाएगा। तो जो इसकी एरिया थी वो क्या थी 36 थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब है, इसका ए ऑप्शन है। तो 52 क्वेश्चन भी समझ में आया। चलिए 53 क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। तो 53 क्वेश्चन देखें। द एवरेज एज ऑफ 4 गर्ल्स, ये इनकी गलती हो गई है। यहाँ पे ये आपको 100% ग्रेस मार्क मिलेगी। ये इसकी गलती हो गई। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 गर्ल्स हैं, इज 20 ईयर्स एंड देयर एज इन प्रोपोर्शन 4, 5 एंड 7। यहाँ पे एज दी हुई है 3 लड़कियों की और यहाँ पे गर्ल्स कितनी बोली हैं 4। तो ये गलती हो गई, ये ग्रेस मार्क्स मिलेगी क्योंकि इससे कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। द एज ऑफ द ओल्डेस्ट गर्ल इज़,
तो इसमें से ओल्डेस्ट गर्ल कौन सी होगी? इसको देखें, हल करने का तरीका क्या है। यहाँ पे आप देखें ना, 4 के साथ भी एक्स देंगे और 5 के साथ भी एक्स देंगे, 7 के साथ एक्स देंगे। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 4 गर्ल्स। अभी यहाँ पे तो 4 नहीं है, 3 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे आप 3 लिख लेंगे। और इनकी जो एज बन रही है वो कितनी, 20। ये 20, अभी इसको आप हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, लेकिन ये हल नहीं होगा, इसमें ऑप्शन सही होंगे ही नहीं। अगर आप 4 लिख के भी हल करेंगे फिर भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये सवाल बिल्कुल गलत है, इसकी आपको 1 मार्क मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखें यहाँ पे, इफ़ 16 men टेक 20 days टू कंप्लीट अ वर्क, यानी 16 जो हैं, 16 बंदे हैं, वो 20 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहे हैं। 20 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहे हैं, 16 बंदे हैं, दिमाग में सोचें, 16 कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 20 दिनों में, ठीक है। द नंबर ऑफ मैन, बंदे बताएं, विल कंप्लीट द वर्क, वही काम यानी कंप्लीट वही काम पूरा करें, इन 40 days, यानी वो जो 20 दिन में काम पूरा कर रहे थे वो 40 दिनों तक काम चले, यानी 40 दिनों में पूरा करें, तो फिर बंदे कितने हो? जाहिर सी बात है, ये जो 16 बंदे थे तो 20 दिनों में काम कर रहे हैं, अगर मैं इसको 8 बंदे रखूँगा तो वो 40 दिनों में काम करेंगे। जल्दी से जल्दी तो ये आंसर यही आ जाएगा कि 20 है तो यहाँ पे ये डबल हो गया, तो ये डबल नहीं होगा, नीचे होंगे, क्योंकि जितने मज़दूर ज़्यादा होंगे उतने डेज कम लगेंगे। तो यहाँ पे डेज बढ़ रहे हैं तो मज़दूर कम हो रहे हैं। ये देखें, रेशो और प्रोपोर्शन का जो प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है, और रेशो प्रोपोर्शन का मैंने एक अलग सी वीडियो, उसके 7 पार्ट बना के अपने चैनल पे रखे हैं। अगर आपको रेशो प्रोपोर्शन बेसिक से सीखना है तो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में वहाँ आप देख सकते हैं कि रेशो प्रोपोर्शन बेसिक से, उसके सिर्फ 7 पार्ट हैं। आपको देख के आपको एक एक चीज़ रेशो प्रोपोर्शन की समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसको प्रॉब्लम को हल करते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसको तरीके से कैसे हल करें और दिमाग से कैसे हल करें। तरीका आना चाहिए, दिमाग किसी में ट्रिक लगती है, किसी में नहीं भी लगती। तो 16 देखें मैन हैं और वो 20 दिनों में काम कर रहे हैं, कितने बंदे हों जो वो 40 दिनों में काम करें। तो ये देखें, ये प्रोपोर्शन है, लेकिन प्रोपोर्शन के 2 किस्म होते हैं, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं कि या तो 2 चीज़ें, एक चीज़ बढ़े और एक चीज़ कम हो, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसे बोलते हैं या तो दोनों चीज़ें बढ़ें या दोनों चीज़ें कम हों। मिसाल के तौर पे मैं एक अंडा 20 रुपये का ले रहा हूँ, अगर मैं 5 अंडे लेऊँगा तो 100 रुपये होंगे। देखिए मैंने अंडे बढ़ाए तो पैसे भी बढ़ गए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर मैं 5 अंडों में से 3 लेऊँ तो पैसे 100 में से 60 रुपये हो जाएंगे। देखिए अंडे कम किए तो पैसे भी कम हो, या दोनों चीज़ें बढ़ें या दोनों चीज़ें कम हों, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो, उसे हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। मिसाल के तौर पे कि हम शक्कर जा रहे हैं बाइक पे और हम 30 की स्पीड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें फॉर सपोज 1 घंटा लगता है। अभी देखें 30 की स्पीड पे जा रहे हैं तो 1 घंटा लगा। अगर हम वही शक्कर 60 की स्पीड पे जाएं तो आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। देखें अगर 30 की स्पीड यानी स्लो स्पीड पे जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर स्लो जा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, अगर स्पीड में जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये रेशो प्रोपोर्शन के जितने भी आप बेसिक से सीखेंगे उसके बाद उसमें मैंने रेशो प्रोपोर्शन के सब प्रॉब्लम हल करवाएं। तो सिर्फ एक रट्टा नहीं मारना होता कि इसी क्वेश्चन को ही हल करना है, ये टेस्ट हमने हल कर ली तो बस वही क्वेश्चन आएंगे।
वो चेंज भी कर सकते हैं, इसीलिए आप उसकी जड़ को पकड़ें तो अच्छा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अभी मालूम करें कि ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। देखें 16 मजदूर काम कर रहे हैं 20 दिन में, तो कितने मजदूर काम करेंगे 40 दिनों में? जाहिर सी बात है, तो काम ज़्यादा दिन चलेगा तो मजदूर कम होंगे ना। अगर मजदूर ज़्यादा होंगे तो काम तो जल्दी निपट जाएगा। तो यहाँ पे जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शन आए तो उसमें हम क्या करते, मीन को एक्सट्रीम की जगह पे लेकर जाते और एक्सट्रीम को मीन की जगह पे लेकर जाते हैं। बस ये चेंजिंग करनी होती है किसमें, जो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो। अगर ये डायरेक्ट होता तो इसको ऐसे ही हम हल कर लेते। तो ये आ गया यहाँ पे x, और यहाँ पे ये 20 आ गया, और 16 आ गए x की जगह पे, और यहाँ पे 40 आ गया। अब इसको हल कैसे करना है, मीन, इसे दो बीच वालों को बोलते हैं मीन और लास्ट वालों को बोलते हैं एक्सट्रीम। मीन आपस में मल्टीप्लाई करें तो 20 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, और एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई करें x मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 20 मल्टीप्लाई 16, यहाँ पे देखें 40 x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ यहाँ पे क्या होती है, डिवाइड में आ जाती है, और यहाँ पे x। अब इसको टेबल लगाइए, इधर 0 0 में से ख़त्म, 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 4 इज़ 16। तो यहाँ पे बचे सिर्फ 2 क्योंकि 0 कट गया था, और वहाँ पे बचे 4, तो 4 टाइम 2 इज़ क्या होगा, 8। तो देखें 8 आ गया। ये था हल करने का तरीका। और दिमाग से अगर आप करें तो देखें 16 मज़दूर 20 दिनों में काम कर रहे हैं, तो दिन 40 हो गए, तो जाहिर सी बात है मज़दूर आधा हो जाएंगे। ये दुगने बढ़ गए तो वे दुगने नीचे होंगे, तो 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 54 का जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ये इसका ऑप्शन है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, द रेशो ऑफ 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट्स का रेशो टू 600 सेकेंड्स का रेशो बताएं। अभी रेशो में एक और बात भी होती है, रेशो में कि रेशो उस चीज़ का निकलता है जिसकी काइंड सेम हो, यानी दोनों सेम चीज़ें हों, तब रेशो निकलता है। ऐसे रेशो नहीं निकलेगा, एक बंदे के पास 3 कार हैं और एक बंदे के पास 5 बाइक्स हैं, तो अब रेशो निकाले, क्योंकि काइंड सेम नहीं है, चीज़ें सेम नहीं है। तो रेशो तब निकलता है जिसकी काइंड सेम हो। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने बोला है 2 मिनट्स, यहाँ पे मिनट हो गए, और वहाँ पे 600 सेकेंड्स हो गए, तो इसकी काइंड सेम नहीं है। ये सेकंड है और ये मिनट है, तो ये रेशो नहीं निकाल सकते। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी काइंड सेम करनी होगी। तो 2 मिनट्स यानी 2, अगर मैं मिनट लिखूं, मिनट्स, तो 2 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 2 मिनट में देखिए 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, तो 2 मिनट में 120 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। तो इसमें जो सेकंड होंगे वो 120 सेकंड होंगे। तो यहाँ पे 120 सेकंड, और वो तो 600 पहले ही सेकंड थे। अब ये दोनों सेकंड हो गए, या तो उसको आप मिनटों में भी चेंज कर सकते हैं, यानी काइंड सेम हो, या दोनों मिनटों में आए या दोनों सेकंड्स में आए। तो अब ये दोनों सेकंड्स में आ गए, अब इसका रेशो निकाल सकते हैं। ये बात जहन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे रखेंगे 120 डिवाइड बाय 6, 0 0 1 0 1 0 ख़त्म, यहाँ पे 12 आ गया, और नीचे 60 आ गया। 12 का टेबल 1 दफ़ा और 5 दफ़ा, यानी 1/5। 12 का टेबल 60 को कितनी बार लगेगा, 5 दफ़ा लगेगा। तो 1/5 इसका आंसर था। क्या था, 1/5। तो अब इसको जब रेशो में रखते हैं तो ये ऊपर वाला नंबर 1 रेशो और ये 5 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो आंसर बी है। रेशो में ये बात याद होनी चाहिए क्योंकि काइंड सेम होने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। देखिए वो कैसे होता है।
56 क्वेश्चन देखें। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले P वॉज हाफ ऑफ Q, यानी P जो था वो Q का हाफ था, यानी Q इक्वल टू 2P, ये तो हम रखेंगे, ठीक है। अब देखें 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, P वॉज हाफ ऑफ Q इन एज, इफ द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3:4, यानी उनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या थी, 3:4 थी, ठीक है। देन द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज, तो टोटल इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। अब ये देखें ये कैसे हल होगा, इसको यहाँ पे देखें, इसको हल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 को देखें, यहाँ पे क्या था, 3:4 था, यानी P का रेशो और ये Q का रेशो, और हमारा Q इक्वल क्या बताया था, 2P, हाफ ऑफ P था, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3A, इसको हम x दे देंगे और इसको भी हमने x दे दिया। अभी इसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, यानी पहले यानी पीछे जाएं, पीछे यानी 3x में से 10 माइनस, और यहाँ 4x में से भी 10 माइनस हो गए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हुई, ये हमारी वैल्यू हुई P की, और ये जो वैल्यू हुई, ये वैल्यू हुई हमारी Q की, दोनों वैल्यू मिल गई। अब इसमें बस पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें Q की वैल्यू क्या थी, 4x माइनस 10, और P की वैल्यू क्या थी, ये 2 तो बाहर वाला पड़ा है, P की वैल्यू हमारी ये पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम पुट करेंगे 3x माइनस 10। अभी यहाँ पे ये 4x माइनस 10 लिखा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और ये यहाँ पे 20 हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस 10 लिखा, 20 यहाँ माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के 20 हो जाएंगे। 6x यहाँ पे लिखा, 4x प्लस के तो वहाँ जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे यहाँ पे। अभी 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे, और यहाँ 6 में से 4x जाएंगे तो 2x बचेंगे। यहाँ पे x मालूम करना था हमें, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। x 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 5 is 10, यानी x की जो वैल्यू मिली वो हमें क्या मिली, 5 मिली। अब यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं दोनों की एज। देखिए यहाँ पे हमने 3 लिखा और x की वैल्यू क्या थी, 5, ये किसकी वैल्यू है, P की, सही है। तो 5 टाइम 3 is 15 हो जाएंगे, P की वैल्यू मिल गई। और Q की वैल्यू यहाँ पे 4x था, ये वाला 4x, तो x की वैल्यू तो निकाल के आए हम, 5 टाइम यहाँ पे हो गया 20, तो एक एज मिली हमें ये और एक एज मिली हमें ये, दोनों एजें मिल गई। तो अब इसने लास्ट में हमसे क्या पूछा था, देन द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यानी टोटल एज इनकी कितनी होगी। अभी ये दोनों आपस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 35 हो जाएंगे, तो ये होगा हमारा आंसर। तो आंसर इसका क्या हुआ, 56 का जो आंसर है वो 35 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा हार्ड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 57 देखें, द कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट इन 4800, यानी 5 शर्टें हैं, उसकी जो रकम है वो 4800 रुपये है 5 शर्टों की, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट विल बी, तो 2 शर्टों की कितनी होगी कीमत। अभी देखें यहाँ पे हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो एक शर्ट की तो रकम आ जाएगी, क्योंकि 5 शर्टों की रकम ये थी। एक तो इजी तरीका ये है, देखें 4800 डिवाइड बाय 5 हो गया। अब 5 से डिवाइड करें, यानी एक शर्ट की 5 शर्टों की रकम तो ये थी, तो हम डिवाइड करेंगे तो एक शर्ट की निकाल के देगा। तो 5 टाइम 1 is 5 और 5 टाइम 9 is 45, 5 टाइम 9 is 45,
5 हो जाएंगे तो 3 बचेंगे और 3 यहाँ दे दिए तो 30 हो जाएंगे। 5 टाइम्स 6 इज़ 30 और ये लास्ट वाला एक 0 बचा तो 960। एक शर्ट इतने की, एक शर्ट यानी इतने की एक। अभी इसने कितनी की पूछा है? द कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट, 2 की बताएं कितनी होंगी, तो यानी एक की ये और एक की ये, इन दोनों को हम प्लस करें 0 0, 6 और 6 12 हो जाएंगे, 2 यहाँ पे एक ऊपर, 9 और 9 18 और एक 19 हो जाएगा। तो 1920 रुपये की 2 शर्ट पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 3 शर्ट भी पूछ सकता है, 4 का पूछ सकता है, 1 शर्ट का पूछ सकता है। तो जितनी शर्ट्स बोले उससे आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे, जितनी टोटल रकम होगी तो वो 1 की निकाल के देगा, फिर जितने की बोले आप प्लस करो या उससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था हमारा 1920 यानी 1920, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र किसको बोलते हैं? HCF को। HCF वो 2 नंबर्स इज 11 यानी HCF हमारा क्या है? 11 है। 11 while their least common multiple is 66 यानी LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसे बोलते हैं LCM को, यानी वो कितनी है हमारी? 66। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 33 यानी जो फर्स्ट नंबर है, एक नंबर जो है वो हमारा कितना है? 33। देन फाइंड द अदर नंबर, तो सेकंड नंबर हमें मालूम करके दिखाएं। तो इसका भी ये फार्मूला है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल HCF मल्टीप्लाई LCM। इसको आप हल करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या था? यहाँ पे 33, ये आ गया 33 मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर हमें मालूम करना है, HCF कितनी थी? 11 और LCM कितनी थी? 66। ये सब मिले हुए हैं हमें। अब क्या करना है हमें? देखिए ये चीज़ सेकंड नंबर में मालूम करना है, तो 33 इसके साथ क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर वहाँ जाते हैं तो डिवाइड में हो जाते हैं, क्योंकि ये सेकंड नंबर हमें मालूम करना है। तो 11 मल्टीप्लाई 66 डिवाइड बाय 33 हो गया। अभी यहाँ पे 33 का टेबल इसको एक दफ़ा लगाएं और 33 का टेबल 2 मरतबा लगेगा, 66 हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे बचे 11 और 2, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर 58 का। चलिए 59 पे चलते हैं। देखिए 59 ये भी आपका एक बोनस क्वेश्चन आ गया, ये भी ग्रेस मार्क मिलेगी आपको। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर। देखें एक तो रेक्टेंगल, देखें रेक्टेंगल उसको बोलते हैं जिसके आमने सामने वाली जो साइड हो उसकी लेंथ एक जितनी हो। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर 10 हो तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ और आमने सामने वाली साइड, चारों साइडें नहीं, आमने सामने वाली ये दोनों, ये अगर इसकी मैं 20 कर दूं तो यहाँ भी 20 हो जाएंगी, इसकी मैं 5 कर दूं तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, इसकी मैं 50 कर दूं तो यहाँ भी 50 हो जाएगा। यानी रेक्टेंगल उसे बोलते हैं जिसके आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं उसकी लेंथ एक जितनी हो। एक तो रेक्टेंगल का पता हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या बोलते हैं? किसी भी चीज़ का आपको पेरीमीटर बोले तो उसका मतलब ये होता है, यानी बाहर वाली जो सब साइड है ना उसको हम प्लस करें तो वो होता है पेरीमीटर। बाहर वाली सब साइडों को प्लस करेंगे तो वो क्या होता है? पेरीमीटर होता है। मिसाल इसका पेरीमीटर मालूम करें तो 10 और 20 30 हो जाएंगे, 30 और 10 40 हो जाएंगे,
40 और 20 60 हो जाएंगे। यानी जो भी लेंथ हो वो उसको प्लस करें, इसे बोलते हैं हम पेरीमीटर। अब इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें गलती क्या थी वो भी देखिए। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 28 सेंटीमीटर, यानी इन्होंने एक रेक्टेंगल था उसका पेरीमीटर बता दिया है कि उन्होंने यानी प्लस करके बताया है कि उसका पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर था। ठीक है। इफ द लेंथ, यानी लेंथ बता रहे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर, मिसाल ये रेक्टेंगल है। ठीक है। अब इसका जो सारी साइडों का जो पेरीमीटर है वो कितना था, 28 था। ठीक है। अब इन्होंने इसकी लेंथ बताई कि लेंथ जो थी इसकी वो 7 थी, 7। अब यहाँ मैंने क्या बोला था कि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइडों की जो लेंथ होती है वो एक जितनी होती है। यहाँ 7 था तो ऊपर भी 7 ही होंगे। ठीक है, ऊपर 7 होंगे, 7 होंगे। चलो ये भी पता हो गया, सही है। अब ये क्या बोल रहा है, देन इट्स ब्रीथ विल बी, तो इसकी ब्रीथ जो है वो कितनी होगी, ब्रीथ ये कितनी होगी। तो ब्रीथ अब हम मालूम कैसे करेंगे, तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं जो इसका ऑप्शन हमारा मैच हो इससे कि मिले, क्योंकि यहाँ पे अगर 7 रखेंगे, देखें एक ऑप्शन था 7, यहाँ पे 7 रखेंगे, यहाँ पे भी 7, तो 7 और 7 14, तो 7 आएगा नहीं। अगर यहाँ पे हम 7 रखेंगे तो ये चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी, फिर ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 आ नहीं सकता, पहली बात ये। और था 14 भी रखेंगे तो 14 और 14, यहाँ पे अगर 14 रखेंगे तो यहाँ पे भी 14, तो 28 तो यहाँ पे ही हो गए, बाकी ये तो बढ़ गए पेरीमीटर के हिसाब से। तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये भी आपको एक ग्रेस मार्क है और ये भी उनकी एक गलती है। तो इसके ऑल ऑप्शन गलत है। तो 59 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 60 क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखें, द रेशो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 11:7, 11:7 है। अभी ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती हैं, देखें दो एंगलों को हम प्लस करें, उसका आंसर 180 आ जाए तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आ जाए, 180, 180 आ जाए। मिसाल एक एंगल है 120 और दूसरी एंगल है हमारे पास 60, तो इस दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180। तो इन दोनों एंगलों को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यानी दो एंगल्स को हम प्लस करें, उसका आंसर क्या है, 180 आए। तो ये बोल रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल थी, उसका रेशो ये था। द डिफरेंस बिटवीन देयर टू एंगल्स, तो उसमें जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस वो कितना होगा, रेशो ये, तो कितना डिफरेंस यानी बड़े वाली एंगल में से छोटी माइनस करें तो कितने बच रहे हैं वो भी हमें बताए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें ये 11x कर दिया और प्लस 7x कर दिया, यानी दोनों एंगलों को प्लस करते हैं तो किसके बराबर आता है, 180 की। हमें पता है कि दो को एंगलों को, सप्लीमेंट्री एंगलों को प्लस करें तो 180 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस करें तो 11x और 7x 18x हो जाएगा और यहाँ पे 180। ठीक है। अब 18 हमें x मालूम करना है तो 18 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 180 डिवाइड बाय 18। अभी 18 का टेबल इसको एक दफ़ा लगेगा, इसको कितनी मरतबा लगेगा, इसको भी एक ही दफ़ा लगेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आई वो 10 आई, क्योंकि 1 बचा और वो 0 बचा तो 10 आ गई। अभी x मिल गया। अब ये हमें एंगल निकाल के देगा। देखें एक एंगल थी 11x और दूसरी एंगल थी हमारी 7x। अभी x तो हमने ढूंढा 10, तो अब 10 इसमें पुट करें हम, यहाँ पे 10, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएंगे और 7 अगर इसमें 10 पुट करेंगे तो ये 70 आ जाएंगे। तो एक एंगल जो थी वो कितनी थी, 110 की, और दूसरी एंगल जो थी वो क्या थी, 70 की थी।
अब देखें इसमें डिफरेंस करके देखें, बड़ी वाली में से छोटी माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है। देखिए ये बड़ी वाली एंगल में से हमने छोटी एंगल माइनस की तो कितने बचेंगे 40। तो 40 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखें इसको हम फ्री रेशो में लाएं तो 11:7 आता है। अभी रेशो को फ्रिक्शन में भी लिख सकते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे ये 70 हो गया, 1 0 ख़त्म हो गया। यहाँ पे 11/7 देखिए वही आ गया 11:7। तो बात तो वही हो गई। तो हमें पता हो गया कि इन दोनों में जो डिफरेंस था वो किसका था, 40 का। तो ये हो गई हमारी टेस्ट 24 जून की कंप्लीट। 1 बाय 1 हमने इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। बाकी जो टेस्ट रहती है वो उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। आप इसकी तैयारी करते रहे। ज़रूरी नहीं है ये टेस्टें हों, मैट्रिक वाली भी अभी आएंगी। उसके बाद कहीं और भी आप टेस्ट देते हैं तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें अगर कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।